वो नई उजली किरण, वो महकते गुलशन, वो गंगा जमुनी तहजीब, वो पहली दस्तक, वो मासूम उबासी, वो उंगली थाम कर चलता बचपन, नए दिन का खुशनुमा आगाज। एक्सप्रेस सवेरा देखिए सुबह 8 बजे। नमस्कार, जनता मांगे जवाब के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, आज बात करेंगे बेगुनाहों की हाई टेंशन मौत की। जी हां, ये कैसी विडंबना है कि पेट की आग बुझाने के खातिर हर रोज एक इंसान मौत के तारों से खेलता है। ये गरीबी है या लाचारी या फिर मजबूरी है, जो एक निचले स्तर के बिजली कर्मी को अक्सर जिंदगी की राह में मौत से भिड़ने के लिए मजबूर करती है। अब तक तो सिर्फ सुना था कि अमीर लोगों के गरीब देश यानी हिंदुस्तान में गरीब का न तो कोई अपना होता है और न ही कोई भगवान। वो तो पैदा ही संघर्ष करते करते मरने के लिए होता है। लेकिन अब तो खुली आंखों से हर रोज लापरवाही का करंट बिजली कर्मियों की जान लेते दिख रहा है। तभी तो मध्य प्रदेश में हर साल 450 से ज्यादा लाचार लाइनमैन मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भी मुंह फेरते नजर आ रहे हैं। आज चर्चा लापरवाही से हो रही दर्दनाक मौतों के इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। उज्जैन और मुरैना में छिटपुट हिंसा के बीच 10 निकायों में शांतिपूर्ण रहा मतदान। करीब 76% हुई वोटिंग। 16 अगस्त को होगी काउंटिंग। दोहरी मुश्किल में घिरे शिक्षा मंत्री केदार कश्यप, ये भी नकल करते धराया। पत्नी की परीक्षा फर्जीवाड़े में पहले से ही विवादों में घिरे हैं कश्यप। सुप्रीम कोर्ट में नान घोटाले की याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा पहले हाई कोर्ट में की जाए अपील। याचिकाकर्ताओं ने की थी सीबीआई से जांच कराने की मांग। विदेश में काला धन छुपाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। आयकर विभाग के पास मध्य प्रदेश के 2 दर्जन खातेदारों की जानकारी। बकायादारों को 30 सितंबर तक दी टैक्स जमा करने के लिए अल्टीमेटम। कल होगी शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। इंदौर में डायमंड पार्क विकसित करने, उच्च शिक्षा में सुधार लाने समेत 9 प्रस्तावों पर होगी चर्चा। आखिरकार हरदा में दोनों ट्रैक पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू। हादसे के बाद से 1 हफ्ते तक दिन रात मरम्मत में लगा रहा रेलवे का अमला। रायपुर में डॉक्टर पति ने दिया जघन्य हत्याकांड को अंजाम। नींद में पत्नी का गला घोटा, बेटे और बेटी को भी पत्थर से कुचलकर मार डाला। सागर में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने खुद को लगाई आग। अस्पताल में इलाज के दौरान नाबालिग की मौत। 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। राजगढ़ वेयर हाउस में भारी गोलमाल का खुलासा। गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए पानी छिड़कते हुए कर्मचारी कैमरे में कैद। एसडीएम ने सील किया स्टाफ। और ग्वालियर में मनचले युवक की चप्पलों से पिटाई। पुलिस चौकी के सामने लड़की से कर रहा था छेड़खानी। This program is sponsored by CXCT. तो क्या खूब लोग हैं, गजब की मुंसाफी की है, हमारे कत्ल को कहते हैं हमने खुदकुशी की है। वाकई ये लाइनें बिजली कर्मियों की बदनसीबी बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि सूबे में 80 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए
1 लाख बिजली कर्मियों की जरूरत है, लेकिन तकरीबन 30,000 पद अभी भी खाली पड़े हैं। लिहाजा बचे हुए कर्मचारियों पर काम का 2 गुना बोझ और चौतरफा दबाव रहता है, जबकि बिजली सबसे जरूरी सेवा है। लेकिन इस ओर न तो सरकार ध्यान दे रही है और न ही कंपनियों के जिम्मेदार अधिकारी। लाइनमैनों और हेल्परों का लगातार शोषण हो रहा है, उनकी जिंदगी पर जुआ खेला जा रहा है। संसाधन ठीक नहीं है, औजारों के अते पते भी नहीं है, तभी तो कभी खंभे में चिपककर हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं, तो कभी राहगीरों के लिए तारों में झूलकर तमाशा बन जाते हैं। तो सरकार और बिजली कंपनियों के अधिकारी भले ही अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और संसाधनों के बेहतर संधारण का दावा करें, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार काम के दौरान हो रही बिजली कर्मियों की मौत कुछ और ही इशारा करती है। राज्य में हर साल 465 बिजली कर्मी अपनी जान गंवा रहे हैं, यानी साफ है कि सरकार और कंपनियां बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कितनी सावधानी बरत रही है। मासूम चेहरा, गमगीन आंखें और सिसकती जुबां से अपनी आप बीती सुनाता ये बदनसीब शख्स इंदल सिंह है, जिसके पिता लालता प्रसाद सिंह मध्य प्रदेश विद्युत मंडल भोपाल के विद्यानगर में बतौर सहायक लाइनमैन पदस्थ थे। तभी 1 मार्च 2015 को बाग सेवनिया के आशाराम नगर में बिजली खंभे को सुधारते वक्त करंट लगने से ऑन ड्यूटी ही उनकी मौत हो गई और परिवार पर पहाड़ सी मुसीबत टूट पड़ी। हालांकि अभी भी विभाग से अनुकंपा नियुक्ति की एक आखिरी आस बाकी थी कि बिजली विभाग बेटे इंदल सिंह को नौकरी देगा और बिखरे परिवार को एक सहारा मिल जाएगा। लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर बिजली विभाग की बेरहमी और बेरुखी देखने को मिली। जब विभाग ने मृतक के बेटे को सुरक्षा गार्ड के लिए पात्र तो माना, लेकिन पद खाली न होने का हवाला देते हुए 3 साल तक इंतजार करने का फरमान सुना दिया। हद तो तब हो गई जब विभाग ने पीड़ित परिवार को सरकारी मकान खाली करने का नोटिस भी थमा दिया। मेरे पिताजी का नाम लालता प्रसाद था, जो कि एमपी विद्यानगर में लाइनमैन के पद पे 26 साल से थे। उनकी 1 मार्च को खंबे से गिर के ऑन ड्यूटी दुर्घटना में मौत हो गई। अब ये अनुकंपा नियुक्ति के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। कैंप लगाया, बुलाया, कहते हैं आपके पास टेक्निकल है, ITI है तो वैकेंसी है, नहीं है तो नहीं है। हालांकि ये सिर्फ मृतक लालता प्रसाद और उसके बेटे की दर्द भरी दास्तां नहीं है, क्योंकि प्रदेश में हर साल 465 बिजली कर्मियों, खासकर लाइनमैनों की ड्यूटी के दौरान मौत होती है, या यूं कहें कि वो जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की बलि की भेंट चढ़ जाते हैं और पैसों के अभाव में उनका परिवार सड़क पर आ जाता है, क्योंकि विभाग की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर दिया जाता है तो सिर्फ कोरा आश्वासन और सुविधाओं से महरूम करने वाली कानूनी दलीलें। हमारे फादर की डेथ बीमारी में कारण ड्यूटी में रहने के बाद उनकी जब अचानक बीमार हो गए तो उनके पेट में कर बोला था। मैं कंपनी के लिए बराबर कहा, आवेदन दिया, सब कुछ सब जगह डाला, अपने साउथ में भी डाला, जबलपुर में भी डाला, बाकी सब कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिजली कर्मियों की मौत के बाद भी उनके परिवार की पीड़ा विभाग की मनमानी के चलते खत्म होने का नाम नहीं लेती। उन्हें कंपनियों की तरफ से ना तो कोई सुविधा मुहैया कराई जाती है और ना ही कोई मदद मिलती है। दरअसल साल 2000 तक सरकार ने बिजली विभाग में अनुकंपा नियुक्ति पर पूरी तरह रोक लगा रखी थी, जिसे सन 2012 के बाद खोला गया, लेकिन वो भी महज खाना पूर्ति ही साबित हुआ, क्योंकि नियुक्ति के लिए कंपनी ने कैडर निर्धारित किया है। ऐसी स्थिति में आश्रित व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों न हो, कंपनी उसे केवल कुछ ही पदों पर ही नियुक्ति देगी और नीति में स्पष्ट लिखा गया है कि कंपनी में पद रिक्त होने पर ही आश्रित को नियुक्ति मिलेगी। चयन के बावजूद यदि कंपनी में पद खाली नहीं है तो आश्रित को इसके लिए इंतजार करना होगा। इतना ही नहीं, नीति में इस बात का प्रावधान भी है कि चयन दिनांक के बाद 5 साल के समय में अगर आश्रित की पोस्टिंग नहीं हुई तो उसके बाद से उसे 1 लाख रुपए वेतन मद से भुगतान कर हमेशा के लिए घर बैठा दिया जाएगा। सरकार ने पिछले 10-15 वर्षों में विद्युत के क्षेत्र में
मेंटेनेंस के कार्यों का जो आधुनिकीकरण करना था वो नहीं किया है, जिसके कारण मृत्यु का शिकार होते हैं अधिकतर हमारे लाइन स्टाफ के कर्मचारी। दूसरी बात यह है कि पर्याप्त मात्रा में उनको सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते। जो सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं वो भी उस मानक स्तर के नहीं होते जिस स्तर के होने से उनकी जान की पूर्ण रूप से सुरक्षा की गारंटी बन जाए। हर साल सैकड़ों की संख्या में हो रही बिजली कर्मियों, खासकर लाइनमैनों की मौतों की मुख्य वजह पर्याप्त आधुनिक और मानक स्तर के सुरक्षा उपकरणों का न होना है, तो वहीं आउटसोर्सिंग के जरिए प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना भी एक मुख्य वजह है। क्योंकि निजी कंपनियों के हाथ में काम सौंपने पर जुटी सरकार लगातार बिजली विभाग में कई पदों को खत्म कर रही है, जिससे लाइनमैनों की कमी के कारण बचे हुए कर्मचारियों पर ही काम का अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जो भारी दबाव के बीच जल्दबाजी में ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं और कंपनी अपना पल्ला झाड़ लेती है। हालांकि सरकार बिजली कर्मियों की सुध लेने और कई सुविधाएं देने का दावा कर रही है, तो विपक्षी कांग्रेस इन मौतों और उसके बाद के हालातों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। अनुकंपा नियुक्ति का नियम तो लागू हो ही गया है और 2000 से अनुकंपा नियुक्ति बंद हो गई थी। तो जो एक्सीडेंटल केसेस की डेथ हुई हैं से जुड़ी हुई जो मृत्यु हुई हैं उनको 2000 से अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान किया है और 2012 के बाद नेचुरल डेथ वालों को भी अनुकंपा नियुक्ति देने का कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार की इस मामले में काफी ढिलाई है। सरकार को प्रायोरिटी बेसिस पर बिजली के विभाग के कर्मचारी जिनकी मौत हुई है उनके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देनी चाहिए और समुचित मुआवजा देना। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अपनी जान दांव पर लगाकर और अपनी जिंदगी को बुझाकर दूसरे के घरों को रोशन करने वाले बिजली कर्मियों की हर साल सैकड़ों की तादाद में हो रही मौत का जिम्मेदार कौन है और कौन है मृतक बिजली कर्मचारियों के परिवार की दुर्दशा का गुनहगार। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य विजय सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया। तो जब जीने के लिए मौत से खेलना बन जाए मजबूरी, सिस्टम की लापरवाही बेकसूरों की जिंदगी पर पड़ने लगे भारी और तमाशबीन बन जाए जिम्मेदार, तो सवाल उठते। हर साल सैकड़ों की संख्या में मरने वाले लाइनमैन की मौत का जिम्मेदार कौन? ड्यूटी के दौरान हो रही मौतों के बावजूद क्यों नहीं चेत रही सरकार? क्या घटिया सुरक्षा उपकरणों के कारण लाइनमैन की हो रही मौत? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान श्री बीडी गौतम जी, कर्मचारी नेता हैं एमपीईबी के। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आदित्य मिश्रा जी, जो वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं एमपीईबी में, वो हमें बताएंगे कि क्या कारण है जिसके कारण इस तरह की मौतें हो रही हैं। और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ हमारे अपने स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे राजेश सिरोठिया जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिरोठिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मिश्रा जी हमारा आपसे, क्या कारण है इतनी सुरक्षा? ठीक है, जैसा कि इसके पहले आरोप लगे हैं कि सुरक्षा उपकरण सही नहीं है, घटिया है। उसके अलावा भी देखते हैं कि आपको मैंने दिखाया भी आए दिन ही होता है कि हाई टेंशन लाइन में झूल जाते हैं बिजली के कर्मचारी जो लाइनमैन होते हैं। तो जब ये तभी होता है जब पहले निश्चित तौर पे पावर ऑफ कर दिया जाता होगा, लेकिन पावर ऑन हो जाता है और अचानक उनको पता नहीं पड़ता। ये जो मिसकम्युनिकेशन होता है वो एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। आपको बड़े विनम्र शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि इसका एक कारण नहीं है कि लाइन कर्मियों की काम के दौरान मौत क्यों हो रही है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा का अभाव और तकनीकी शिक्षा का कंट्रोल नॉन तकनीकी लोगों के हाथों में होना। अगर आप कहीं दूर ना जाएं, मात्र अपने घर के किसी ऐसे हॉस्पिटल को देखें जहां पर की एक्सरे मशीन लगी हुई है, उस एक्सरे मशीन के टेक्नीशियन के पास भी एक टैग होता है जिसके तहत उसमें हर बार वो जब एक्सरे लेता है तो दर्ज होता है कि उसने कितना एक्सरे लिया और एक पर्टिकुलर लिमिट के आने के बाद उस व्यक्ति को उस एक्सरे डिपार्टमेंट से हटा लिया जाता है, क्योंकि फिर उसकी सेहत के लिए वो ठीक नहीं होता। किसी को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है तो सबसे पहले उसके लिए सीखना पड़ता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऑलरेडी जिसके पास लाइसेंस हो। लेकिन विद्युत विभाग में इतने वर्षों के बाद भी
कोई तकनीकी ज्ञान की व्यवस्था नहीं है जो ऐसे कर्मचारियों को दी जा सके जो बेसिकली खंभों के ऊपर चढ़ के अपनी जान जोखिम में डाल के आप लोगों के घरों को रोशन कर रहे हैं या हम लोगों के घरों को रोशन कर रहे हैं। ये एक मुद्दा हो सकता है कि उनके पास सुरक्षा उपकरण नहीं है, मान लिया ये बात, लेकिन तकनीकी ज्ञान क्या है उनके पास? उनके पास तकनीकी ज्ञान कुछ नहीं है। आज हम ये कहते हैं कि हमारे पास लाइनमैनों की कमी है, आउटसोर्स में हम लोगों को लगाते हैं। आउटसोर्स वाला जिन व्यक्तियों को अपॉइंट करता है उनकी कोई रेडी रेकनर में लिस्ट नहीं है कि इनके पास तकनीकी ज्ञान क्या है। हमारे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के इंसान के पास जो तकनीकी ज्ञान है वो उसकी सेवा के कारण है। विभाग ये भूल जाता है कि कोई भी लाइनमैन की भी एक उम्र होती है और इस उम्र के बाद वो खंबे के ऊपर नहीं चढ़ सकता। उसके लिए हमें बॉटम कैडर को तैयार करना पड़ता है ताकि उसी लाइनमैन के सहारे जो लाइन हेल्पर्स हैं उनका कैडर हम तैयार कर सकें और हम उनके साथ ऐसी व्यवस्था कर सकें कि वो अपने कैडर को जनरेट करके उस व्यवस्था को जनरेट करें जिससे कि वो सुरक्षित तरीके से उन बिजली के खंभों को देख सके, उन बिजली के खंभों की गलतियों को दूर कर सके, खामियों को दूर कर सके जिन पर उसे काम करना है। नहीं मिश्रा जी, यहाँ सवाल एक ही उठता है, आप वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, आपके समय जैसा आपने कहा कि तकनीकी ज्ञान नहीं है, उसके बाद भी उनको आपने आउटसोर्सिंग की बात हटा देते हैं। इसके पहले तो एमपीईबी विभाग था, वो खुद भर्ती करता था, तो उस दौरान क्यों ये पहल नहीं की गई कि इनको तकनीकी ज्ञान हो, उन्हीं को हम नौकरी दें? ऐसा नहीं है, लाइनमैन तकनीकी ज्ञान वाले भी लाइनमैन बन सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसे ही लोगों को दी जाती है जिनका जो 8वीं पास 5वीं पास वो आते रहे। नंबर 1। नंबर 2, जहां इतना सिस्टम हावी हो गया है आज, ये जो आधुनिकता में हाइड्रोलिक सिस्टम आ गया है, उसके बाद भी खंभे में रस्सी में लटके मिलते हैं, लटके देखे जाते हैं कि रस्सी में लटके हुए हैं और उसको ठीक कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि तकनीकी ज्ञान ही केवल एक कारण नहीं है और पुराने जमाने में तकनीकी ज्ञान के लोग ही लाइनमैन या लाइन हेल्पर बनाए जाते थे और उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसा नहीं है, लेकिन खंबे के ऊपर चढ़ के काम करने की एक उम्र होती है। एक उम्र के बाद इंसान के शरीर में डिटोरिएशन होता है, उसके अंदर ताकत नहीं होती कि खंबे के ऊपर वो 15 मिनट या 20 मिनट अपने आप को सुरक्षित रख के खड़ा रह सके। उस जमाने में भी, हमारे जमाने में भी, जब पुराना जमाना था, जब मध्य प्रदेश विद्युत मंडल 1 हुआ करता था, उस जमाने में भी जो लाइनमैन हुआ करते थे वो 100% डिपार्टमेंटल वर्क करने का सिस्टम था हमारे यहाँ। वो क्या करते थे, अपने छोटे स्तर के कर्मचारियों को जो उनके साथ काम करते थे बाकायदा एक ट्रेनिंग कैंप चला के उनको तैयार किया करते थे। लेकिन आज वो सिस्टम पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उस सिस्टम के तहत किसी भी इंसान को काम करने का मौका मिलता नहीं है, काम करने दिया जाता नहीं है। और जहां तक आपको जो कह रहे हैं कि हाइस्ट होना चाहिए जिसके ऊपर वो खड़े होकर काम करें, तो ये तो विभाग का काम है। बेसिकली हाइस्ट होना ही चाहिए। किसी भी कीमत में आदमी को झूले पे जो रस्सी, जिसको झूला बोलते हैं, रस्सी का झूला बना के खंबे पे चढ़ने का जो प्रावधान है वो 100% गलत है। पहले किसी खंबे के ऊपर हम देखते थे, किसी मोहल्ले के अंदर 100 घर हैं, 10 खंबे लगे हुए हैं, प्रत्येक खंबे के ऊपर 10 कनेक्शन हुआ करते थे। आज एक खंबे के ऊपर 100 कनेक्शन है। लाइनमैन को समझ भी नहीं आता कि इसका बिजली गया है तो कौन से वाले तार से गया, उसको ढूंढने में 15 मिनट लगते हैं। उसके बाद वो हार्ट उसके अंदर डालता है। पहले जब सिस्टम था तो सिस्टम में एक फीडर हुआ करता था, उस फीडर को बंद किया, बंद करने के बाद पूरा फीडर बंद हो जाता था। आज के फीडर्स ऐसे हैं जिसमें दसियों जगह से बैकफीड का कार्यक्रम है, पता नहीं कब बिजली चालू हो जाए। परमिट लेकर भी काम करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि बिजली चालू हो गई, बैकफीड से आ गई। अर्थिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है। ये बिजली विभाग की पूरी खामियां हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं तो केवल हमको इसकी जानकारी है या किसी इंजीनियर को इसकी जानकारी है ना, इसकी जानकारी उच्च स्तर तक के अधिकारियों को है। लेकिन केवल एक ही मुद्दा है कि किसी भी तरीके से हमारा जो डूबा हुआ पैसा है उसको बचाया जाए, उसको कमाया जाए। अच्छी बात है, डूबे हुए पैसे को, सरकार के डूबे हुए पैसे को डूबते हुए नहीं रहना चाहिए, लेकिन लाइन स्टाफ के ऊपर कितना खर्च किया जाता है अगर आप उस डाटा को उठा के देखें तो एक बेसिकली नोज प्लायर, कटिंग प्लायर, हेलमेट्स उनके पास नहीं होते। आज की तारीख में भी टॉर्च वो लेके हाथ में ऊपर चढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, हेलमेट्स हैं जिसके अंदर बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स लगी हुई हैं, अगर उनको छोटा सा आइटम है, अगर उनको दे दिया जाए, उसका व्यक्ति का एक हाथ तो फ्री हो सकता है। या जो व्यक्ति नीचे से बता रहा है उसका प्रॉपर एंगल नहीं लग रहा,
नीचे से बताने वाले को, ऊपर वाले व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट करके ठीक तो कर सकता है। कटिंग प्लायर बहुत ही छोटा सा आइटम है, स्क्रू ड्राइवर बहुत ही छोटा सा आइटम है, नोज प्लायर बहुत ही छोटा सा आइटम है, उनको दिए जा सकते। दूर मत जाइए, छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ग्लव्स, हैंड ग्लव्स। आज डॉक्टर्स हैंड ग्लव्स यूज करते हैं, कितने सोफिस्टिकेटेड हैंड ग्लव्स यूज करते हैं। आज की बिल्कुल लाइनमैन जो हैंड ग्लव्स यूज कर रहे हैं वो लाइन हैंड ग्लव्स यूज कर रहे हैं जो हमारे आजादी के बाद से हमने बना के रखे हुए हैं, इतने मोटे मोटे। आप उन हैंड ग्लव से तार नहीं पकड़ सकते, प्रॉपर तरीके से प्लायर नहीं पकड़ सकते। इसको क्या पकड़ेंगे? इसको क्या पकड़ेंगे वो? आज का हमारे पास सोफिस्टिकेटेड हैंड ग्लव्स नहीं है जिससे हमारी उंगलियां इतनी फ्री रहे, हम किसी चीज को ग्रिप में ला सके। ये सब कहने की बातें हैं, बनाने की बातें, फर्क करना चाहिए। ये क्यों हो रहा है मिश्रा जी, हम आपसे फिर जानेंगे। इट इज बिकॉज ऑफ द बैड मैनेजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। जी, मैं फिर से इसकी गहराई तक भी जाऊंगा, हम विशेष टिप्पणी राजेश जी चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम गौतम जी से जानना चाहेंगे। गौतम जी, अनुकंपा नियुक्ति जो, जैसे हमने कई ऐसे दृश्य भी आपको दिखाए कि लाइन में झूला हुआ है वो लाइनमैन, और निश्चित तौर पे उसके बाद उसके परिवार होंगे, छोटे बच्चे होंगे, पत्नी होंगी, उनके लिए जीने का एक ही उसका पति सहारा था, बच्चों के लिए बाप सहारा था, उसके बाद भी अनुकंपा नियुक्ति न मिलना, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही ये बेदर्दी पूर्ण रवैया है सरकार का। कब से अनुकंपा नियुक्ति रुकी हुई है? जहाँ तक मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों का सवाल है, यहाँ पे विभाग और सरकार की असंवेदनशीलता जो देखी जा रही है, मैं ये देख रहा हूँ कि जब से ऊर्जा सुधार बिल 2000 और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया है तब से। गौतम जी थोड़ा सा मैं रुकूंगा, एक हमारे साथ एक बच्ची जुड़ रही है विदिशा से जो अपना सवाल करना चाह रही है, अनुष्का ठाकुर। अनुष्का, तुम्हारा स्वागत है बहुत बहुत इस खास कार्यक्रम में। अपना सवाल करिए। क्या? अपना सवाल करिए। आप अपना टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर सवाल करिए। लाइनमैन की नौकरी के लिए क्या सरकार कोई कोर्स चालू क्यों नहीं करती? जी बिल्कुल सही है बेटा, आपको ये सवाल किसने बताया? आपका क्या किसी लाइनमैन से कोई संबंध है? मेरे पापा ने बताया है। अच्छा, पापा ने करवाया, बहुत बढ़िया। पापा से बोलिए नाम ना बताएं, खुद ही सवाल कर लेंगे लेकिन अगली बार। जी गौतम जी, आप अपना उत्तर दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में जो कर्मचारियों के प्रति अनदेखी करना जी, ये प्रारंभ हुआ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और विद्युत सुधार बिल 2000 जब मध्य प्रदेश में आया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो सेवा का माध्यम हुआ करता था प्रदेश की जनता के लिए, उसको अब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है। किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा लाभ को प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा वसूली में सख्ती करें और कम से कम खर्चे किए जाएं एस्टेब्लिशमेंट के। उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि लगभग 39,000 पद जो मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के थे, इन 15 सालों में समाप्त किए गए हैं। जिसमें खास तौर पे सबसे बड़ी बात जो है अनुकंपा नियुक्ति की, कि दुर्घटना में और अन्य कारणों से मृत्यु होने वाले हमारे जो कर्मचारी साथी हैं वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं और उनके 15,829 पद इस अवधि के दौरान समाप्त कर दिए गए हैं और लाखों की संख्या में उपभोक्ता बढ़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक एक कर्मचारी के ऊपर कई गुना ज्यादा बोझ बढ़ गया है और बोझ के चलते वो विद्युत दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण जो हम विभिन्न स्तरों पर सरकार से और हमारे मैनेजमेंट से उठाते रहते हैं कि बिजली का जो मेंटेनेंस के कार्य है, जैसा कि आपने अभी कहा, उसका आधुनिकीकरण होना चाहिए। सन 52 में भी सीढ़ी लेके कर्मचारी चलता था, सन 52 में भी झूले पे लटकता था। सन 52 से लेके अभी तक देश ने, प्रदेश ने और बिजली विभाग ने बहुत उन्नति की है, आईटी सेक्टर में बढ़ गए हैं। तो क्या जिसपे जीवन खतरे में है उन कार्यों का हम आधुनिकीकरण नहीं कर सकते? लगभग 15,000 करोड़ रुपए। ये जानना चाहेंगे कि कब से बंद है अनुकंपा नियुक्ति और कितने लोग अनुकंपा नियुक्ति पाने में सफल हुए? आप नेता हैं कर्मचारियों के, आपके पास निश्चित फरियाद लेके आते होंगे लोग। देखिए, लगभग सन 2000 से अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी जी, और 2000 सिंह के शासनकाल से ये, हाँ, कांग्रेस के शासनकाल में। जहां तक मेरा प्रश्न कहना है बिजली के मामले में, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में कोई बहुत ज्यादा अंतर मुझे दिखाई नहीं देता। कांग्रेस की सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगाई, 2012 में बीजेपी की सरकार ने उसको शुरू किया, लेकिन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो प्रदेश के मामा हैं,
उन्होंने कटोरे में बिजली कर्मचारियों के अनुकंपा नियुक्ति के जो परिवार है बेचारे, उनको कटोरे के अंदर चंदा मामा दिखा दिया। मतलब 2012 के पहले ही सारे पद चतुर्थ श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के कम करते करते 39,000 कम कर दिए। अब कहते हैं कि रिक्त पद होंगे तो आपको नियुक्ति दी जाएगी। रिक्त पद है नहीं, पद आपने ऑलरेडी समाप्त कर दिए हैं, तो कहां से अनुकंपा नियुक्ति हो पाएगी? मतलब अभी 2000, जैसे हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं कि 2012 के बाद से अनुकंपा नियुक्ति जिनकी नेचुरल डेथ हुई है उनको दे दी जाएगी, और 2000 से उन्होंने कहा है ऐसे लोग जो एक्सीडेंट हुआ है काम करते दौरान, मतलब वो करंट लगने से या किसी अन्य कारणों से उनकी डेथ हुई। देखिए, शासन ने और प्रशासन ने दोनों ने बड़ी चतुराई से अनुकंपा नियुक्ति किस प्रकार नहीं देना, इस प्रकार की व्यवस्था उसमें कर दी है जी। 2000 के बाद जो 2012 तक जो हमारे साथी दुर्घटना में मृत हुए, उनके परिवार को ऑलरेडी 5 साल तक अथवा सेवानिवृत्ति की आयु तक जो भी पहले होगा उसका अंतिम वेतन देने की व्यवस्था है जी। तो वो तो उनको प्राप्त हो रहा है, अन्य को वो नहीं दे रहे हैं नियुक्ति। एक बात ये हो गई। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 2012 से हमने सभी वर्गों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना या नॉर्मल डेथ होगी उसमें हम नियुक्ति देंगे। नियुक्ति आप तब देंगे जब आपके पास पद होंगे। आपने तो 40,000 पद समाप्त कर दिए, आप नियुक्ति किस पद पे देने वाले हैं? अपना आउटसोर्सिंग के लगभग 15,000 से ऊपर पद बढ़ा दिया जो ठेके पे काम करेंगे। संविदा के 8,500 आपने पद बढ़ा दिए, तो जो आपके नियमित पद हैं वो तो है ही नहीं, तो आप नियुक्ति क्या आउटसोर्सिंग पे देंगे या संविदा पे देंगे? मतलब जो अभी भी लाइनमैन बेचारे करंट से मर रहे हैं, 440 वोल्ट से खेल रहे हैं, खेलते खेलते उनकी डेथ हो जाए तो उनके परिवारों को कोई राहत नहीं मिलेगी। राजेश जी, आप बिजली से जुड़े भी जो मंत्र हैं उनके बारे में खूब जानते हैं, आपने खूब रिपोर्टिंग भी की है। आज आप अग्निबाण के प्रधान संपादक हैं, कई संस्करणों के संपादक हैं। वहां पहुंचने से पहले आपने बिजली विभाग को भी कभी नजदीक से देखा है। इस सब पूरे मुद्दे में हमारे अधिकारी रहे हैं मिश्रा जी, उनको भी सुना आपने, हमारे जो यूनियन लीडर है उनको भी सुना। आपकी क्या इस विशेष टिप्पणी? देखिए, ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जब तक था तब तक ये एक देश का सर्वश्रेष्ठ ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। जब तक ये विद्युत मंडल का जो कामकाज का जो नेतृत्व करता जो है एक टेक्नोक्रेट था, तब तक ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। ये टाटा राव नाम की एक कमेटी आई जो एक फार्मूला लेके आई कि कंपनी बना दो, और सारा खेल था निजीकरण, निजी हाथों में सौंपने का परोक्ष रूप से। तो एक कितने बहुत बड़े बिजली सड़क पानी जो किसी भी सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा होते हैं, तो बिजली जैसे सेक्टर को निजी हाथों में सौंपने के लिए, और इन्होंने ये करते करते हालत ये कर दी कि जो काम एक आप जब उपभोक्ता की संख्या बढ़ रही है तो उसके हिसाब से आपको कर्मचारियों को बढ़ाना चाहिए, लेकिन आपने 40,000 कर्मचारियों का समाधान 5 IAS अफसरों में खोज लिया कि 5 IAS अफसर जो बैठ के। राजेश जी, एक हमारे दर्शक जो आपसे सीधे सवाल का उत्तर चाह रहे हैं दतिया से, अरविंद जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्कार, सवाल करिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है जी कि जो आजकल जो विद्युत लाइनमैन हाई टेंशन लाइट से मर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचारी। ये 5 IAS, अभी मैं सुन रहा था 5 IAS पूरा चला रहे हैं मध्य प्रदेश को जी, और ये 40,000 कर्मचारियों की मतलब पोस्टें खत्म कर दी और ये निजीकरण दे दिया। आपने जानकारी दे रहे हैं, निश्चित तौर पर आपका स्वागत है, लेकिन आप सवाल करें अपना। सवाल ये है, सीधा सीधा ये भ्रष्टाचारी का मामला है। लाइनमैन को ग्लव्स नहीं दिए जाते, हेलमेट नहीं दिया जाता, कुछ नहीं दिया जाता, और बिना पैसे के तो कोई सुनता ही नहीं है, सीधा सीधा भ्रष्टाचार। चलिए, तो आपकी तरफ से मैं राजेश जी से सवाल कर देता हूं। आपने बिल्कुल बताया कि राजेश जी लाइनमैनों को सही उपकरण क्यों नहीं दिए जाते, ये आप इसका उत्तर है। लेकिन एक और हमारे साथ भोपाल से ही दर्शक है भगवान दास, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। भगवान दास जी स्वागत है, कृपया सवाल करिएगा अपना, जिससे हम अपने अतिथियों से उत्तर ले सके। हाँ सर, ये जो लाइनमैनों की जो मौत हो रही है इसमें प्रमुख कारण तो यही दिखता है कि जो सुरक्षा उपकरण है घटिया किस्म के और तकनीकी ज्ञान का अभाव। जी, ये मिश्रा जी ने पहले बता दिया। आपको यहाँ हमारे साथ अतिथि होना चाहिए, तो हम आपसे उत्तर जो हमारे दर्शक प्रश्न करते हैं उसका आप उत्तर देते, वो भी हम राजेश से लेंगे। लेकिन हमारे साथ एक और जबलपुर से दर्शक हैं, अशोक जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, लाइनमैनों से जो बैठे हैं पत्रकार जो अधिकारी बैठे हुए हैं जी, ये लाइनमैनों के मौत के जिम्मेदार कौन होते हैं?
जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने। हम अपने मिश्रा जी से उत्तर इसका जरूर दिलवाएंगे, लेकिन राजेश जी पहले एक हमारे दर्शक का उत्तर देंगे। राजेश जी उसके पहले आप अपनी टिप्पणी कर रहे थे, पर टिप्पणी करने के बाद उस दर्शक का उत्तर हम चाहेंगे। जितनी चर्चा हुई है उसी पर मैं आ रहा था और ये सवालों तक ही आ रहा था जी। समस्या ये हुई कि समाधान ये खोज लिया गया कि कंपनीज बना दीजिए, वहां पर IAS अफसरों को बिठा दीजिए, टेक्नोक्रेट्स को कोने में बिठा दीजिए जी, और उसके बाद में आउटसोर्स कर दीजिए और अपना खर्चा कम कर दीजिए। आपको ये जान के हैरत होगी कि विद्युत मंडल की जो आय है उसमें जो कर्मचारी वो 40,000 जो घटे हैं वो उनके सहित जो इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट कास्ट जो थी कर्मचारियों की वो 10% भी नहीं थी, आज तो वो 4-5% रह गई है। आज हालत ये है कि आप कहीं नहीं जाइए, एक जो कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस बन गए हैं, जो आपके जो जहाँ पर IAS बैठता है वो ऑफिस आप देखेंगे कॉर्पोरेट ऑफिस बन गए हैं। और भोपाल में आप कहीं नहीं जाइए, सेकंड स्टाफ पर जो दक्षिण संभाग जिसको की राजधानी का नए भोपाल का वो कहते हैं, वहाँ पर जो लेटरिन टॉयलेट बनी हुई है वहाँ साफ सफाई करने के लिए कर्मचारी नहीं है। अभी वहाँ एक आपको पता है एक महिला कर्मचारी मारी गई थी, इसका कत्ल हुआ था जी, भोपाल में ही हुई थी घटना। आज भी वहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है जी। तो ये सारी चीजें सब जगह हो रही हैं। लाइनमैन की नहीं, लाइनमैन के मामले में तो आपको एक अपना ट्रेनिंग सेंटर रखना चाहिए जिसमें रीओरिएंटेशन कोर्सेज चलना चाहिए। जिस तरह से आप एक वाहन चालक और पायलट की जब आप देखते हैं कि जो गाड़ी चलाता है उसकी फिटनेस की हर 3 साल में जांच होती है, मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा और गौतम जी भी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में इनके फिटनेस लेवल तो टेस्ट हो कि मेंटली एंड फिजिकली आर दे एबल टू वर्क ओवर द उस पर खंबे पे जाके काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जी जी। और आपको देखिए आपने जो आउटसोर्स किए हैं आपको क्या गारंटी कि वो लोग बहुत टेक्निकली साउंड लोग हैं, उनकी तो आप जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं। दूसरा जो अनुकंपा नियुक्ति का विषय है ये बहुत संवेदनशील मामला है कि आप जब गंभीर मौतें होती हैं इस तरह से हादसे में अचानक किसी के परिवार का मुखिया उड़ जाता है, उस परिवार की पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो जाती है, उस परिवार का सामाजिक ताना वाना छितर बितर हो जाता है। तो इसको सरकार को और इन सारे लोगों को, इन IAS लोगों को सिर्फ पैसा कम करना और कास्ट कटिंग करने की बात आती है कर्मचारी के लेवल पर, ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पर। लेकिन जब उनकी बात होती है कि उनके ऑफिस के खर्चे की आप बात करेंगे तो आप उनके खर्चे का देख लें तो उनके ऑफिस के खर्चे कितने बढ़ गए हैं, उनके इंटीरियर्स के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, इन चीज़ों का कोई वो नहीं। बाकी सारे इन लोग अफसरों की इनका सारा उद्देश्य जो इनके उपकरणों की खरीदी और बिजली की खरीदी और इन सब चीजें जिसमें कि उन लोग को अच्छे मोटे कमीशन मिलते हैं उस पर ध्यान रह गया है। ना सुरक्षा की तरफ ध्यान है, ना ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ध्यान है, ना ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान है। ये सारे विषय बिल्कुल अनदेखे हो रहे हैं और इसी कारण से ये आज आप ये मौत के सौदागर बन गए। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे अफसर जिन्होंने इनकी चिंता नहीं करते और इतने लोग मरना ये अपने आप में दर्शाता है कि हर दिन 1.5 या 2 हर दूसरे दिन तो है 3 व्यक्ति जो मर जाते हैं। तो बहुत खतरनाक आंकड़े आप बता रहे हैं। और ये हाई टेंशन लाइन वाली बात नहीं है, ये सर्विस लाइन वाली बात है। हाई टेंशन लाइन पर तो इस तरह के मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती नहीं है, या पड़ती है तो उसका बहुत अलग तरह से उसका एनुअल मेंटेनेंस होता है। ये तो LT लाइन जो है उनकी बात हो रही है और जो सर्विस लाइन जो डली हुई है उनकी बात हो रही है। और जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि आपने आपको कई तरह से आपने डबल वो दे रखे हैं उस पर कनेक्शन, एक जगह की बिजली बंद कर दी दूसरी जगह की चले। बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं, इक्विपमेंट अकेली चीज नहीं है, इक्विपमेंट। गौतम जी ने राजेश जी एक बड़ी बात कही थी कि उपभोक्ता लगातार, जो हमारा एक अपना अनुमान है कि 10% उपभोक्ता हर साल बढ़ते हैं लगभग, और कर्मचारी कम होते जा रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक, मैं आपसे कह रहा हूँ इतना खतरनाक। ये कंप्यूटर के नाम पर, सिर्फ इस चीज के नाम पर कि कंप्यूटर रख दिया है, ऑनलाइन कर दिया है, इससे अभी बहुत सारी मशीनें हुई कि साहब बिल भरने के लिए मशीन, कितनी मशीनें काम कर रही हैं, कितने लोग उसके लिए यूज टू हैं, कितने लोग ऑनलाइन बिलिंग की बात कर रहे हैं। माने हर आप जगह पर देखेंगे इतना ओवर बर्डन और ओवर टेंस्ड है कर्मचारी अधिकारी, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने विद्युत कर्मचारियों की स्थिति बहुत दयनीय है। उनके काम, उनको ये बात सही है कि उनको तनख्वाह अच्छी मिलती है, लेकिन उनसे जिस तरह से काम लिया जा रहा है वो उनके कहीं ना कहीं मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और एक तरफ एक अमला वैसा बन गया एक वर्ग जो विद्युत कंपनियों में बहुत आराम से और बहुत ही मतलब मजे से नौकरी कर रहा है, विलासता के सारे साधन। एक दर्शक ने सवाल किया और दूसरे को कौन है जिम्मेवार? जिम्मेवार कौन है? देखिए इस बात के लिए इस बीजेपी सरकार को रिव्यू करना चाहिए था इस बात को कि खुद टाटा राव जिन्होंने कि समितियों के इसके विद्युत बोर्डों के विखंडन का सुझाव दिया था, उनने खुद माना कि हमसे गलती हो गई, ये फैसला सही नहीं था। आज आप सोचिए कि सारी जो कास्ट बढ़ रही है, आम उपभोक्ता के ऊपर बिजली का भार बढ़ रहा है,
बिजली कर्मचारियों के ऊपर काम का भार बढ़ रहा है, और आप न जाने कौन सी व्यवस्था दे रहे हैं। बिजली आप लगातार कास्ट महंगी करते जा रहे हैं, उसका बोझ यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपनियां बनाई। पहले एक्यूमुलेटेड विद्युत मंडल अपने नफे के हिसाब से बढ़ा के बिजली करता था, अब हर एंड पर हर कंपनी जनरेशन पे वो अपना करेगा, उसने पैसा जोड़ेगा, उसके बाद में जो ट्रांसमिशन वाला है वो अपना जोड़ेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाला अपना जोड़ेगा, फिर जो प्राइवेट लोगों को दिया ये अपने जोड़ेगा। ना जाने क्या खेल बना दिया है। बिजली, सड़क, पानी जो बुनियादी सुविधाओं की चीज़ है, इसको सरकार को खुद तवज्जो देना चाहिए। आज स्थिति ये है कि IAS अफसरों का इतना बोलबाला है कि ऊर्जा विभाग के मंत्री भले ही कोई बात कर रहे हो या वादे कर रहे हैं, उनके कहे का उनके अनदेखी कर दी जाती है, उनकी कोई सुनता नहीं है, पालन नहीं हो रहा, मतलब पालन नहीं हो रहा। लाल फीता शाही। जो टेक्नोक्रेट्स को जो मैं इसकी शुरुआत कांग्रेस के जमाने से हुई कि जब उन्होंने सेतु रत्न वो न जाने किसी केंद्रीय मंत्री के कारिंदों को बनने। हमारे दर्शक हैं, सवाल करना चाह रहे हैं। योगेश जी जो भोपाल से ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ। योगेश जी आपका स्वागत है, सवाल करें। सर मेरा एक सवाल गौतम जी से है और एक सरोटिया जी से है। मेरा गौतम जी से सवाल ये है कि आप कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते श्रम न्यायालय में, और सरोटिया जी से ये है क्या सरकार का सिर्फ इतना दायित्व है कि हाथों पर मुआवजा बांट दिया जाए, ना कि उपकरणों का मानक तौर पर उसका परीक्षण किया जाए, उसके बाद उपकरण दिए जाए। मेरा श्रीमान सरोटिया जी से भी सवाल है और गौतम जी से भी कि कंपनी अधिनियम के तहत क्यों कार्रवाई नहीं की जाती श्रम न्यायालय में। बिल्कुल गौतम जी, आप बाद में उत्तर दीजिएगा, राजेश जी पहले देंगे, लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक है रायसेन से। योगेन जी आपका सवाल है, जैसे हमारे यहाँ से भोपाल से सवाल हुआ है, हम चाहेंगे आप भी सिर्फ सवाल करें। योगेन जी आपका सवाल है। आपका टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे तो हमें आवाज सुना, आपकी सही ढंग से सुनाई पड़ेगी। जी सर। हेलो जी। अरे सर वॉल्यूम तो कम है ना सर मेरा। हाँ, वॉल्यूम बंद कर दीजिए और फिर सवाल करिए। मैं ये बोल रहा हूँ सर, यहाँ से बिजली में किसी की डेथ हो जाती है तो उनको सर अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती। जी हमने आप बिल्कुल आपकी इस चिंता को लेकर ही हमने ये मुद्दा उठाया है और अपने अतिथियों को बुलाया है, और इसका समाधान के लिए ही ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम इसका मिश्रा से जानना चाहेंगे, लेकिन हमारे साथ सारणी से एक और दर्शक है। सारणी पावर प्लांट के पास से हमारे दर्शक सवाल कर रहे हैं। जी किशोर जी आपका स्वागत है, सवाल करें। किशोर जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो सवाल करें। लगता संपर्क नहीं हो पाया। राजेश जी आप पहले उत्तर दीजिए, बाद में हम दर्शक ने सवाल किया जो सवाल किया ये कंपनीज एक्ट के तहत क्यों नहीं कार्रवाई हो रही। नहीं वो श्रम न्यायालय में कंपनीज एक्ट वो जो गौतम जी से पूछा था, आपसे ही पूछा था कि घटिया जो सामान खरीदा जाता है वो कारण है। ठीक है, मैं तो शुरू से ये बात कह रहा हूँ ना कि जब आपने किसी ब्यूरोक्रेट्स को वहाँ किसी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन में बिठाएंगे तो जो टेक्निकल सिक्योरिटी और उसका जो सिस्टम होता है, सुरक्षा की बातें होती हैं, वो इग्नोर होती हैं। जो काम जिसका है उसको ही करना चाहिए। अब ऐसा है कि हाथ के डॉक्टर से आप दांत का इलाज करवाओगे तो वो कैसे ठीक होगा, या दांत के डॉक्टर से आप कहेंगे कि वो हाथ का इलाज करे तो कैसे ठीक होगा। ये हमने व्यवस्था ही गलत चुनी है, और सिर्फ ये प्राइवेट सेक्टर को लाने के नाम पर जो खेल खेले गए हैं उसमें नौकरशाहों ने राजनीतिक नुमाइंदों को एक तरफ करके और अपने खेल खेल लिए, और सीधा प्राइवेट सेक्टर और ब्यूरोक्रेट्स ये खेल के अपना खेल खेल रहे हैं, और इससे सारी सुरक्षा एजेंसी, सुरक्षा कर्मी, बिजली के आदित्य मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे भी चूंकि आपने बताया कि जो टेक्नोक्रेट हैं और ब्यूरोक्रेट हैं इनके कारण जो समस्या आ रही है इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। हम मिश्रा जी से जानेंगे, लेकिन पहले गौतम हम चाहेंगे कि दर्शक ने आपसे उत्तर पूछा था कि श्रम न्यायालय में आप इसकी शिकायत क्यों नहीं करते। देखिए, जहाँ तक योगेश जी का प्रश्न है कि कंपनी एक्ट के अंदर क्या प्रावधान है, जी असली में जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बना, ये अटल जी के समय में बना, और पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं उनको तोड़ के कंपनियां बनाई जाएं, ये एक्ट में प्रावधान किया गया। तो एक्ट में अगर प्रावधान है तो वो प्रदेश की सरकारें उसको लागू करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक श्रम कानूनों का प्रश्न है, तो मध्य प्रदेश के अंदर जब आदरणीय बाबूलाल गौर जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तब मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल के अंदर एक औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 लागू होता था। उस एक्ट में यह प्रावधान था कि जो भी सबसे बड़ी यूनियन होगी उसको ये प्रदेश की सरकार और विद्युत मंडल मान्यता देगा, और पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए वो निगोशिएशन करेगी और अंत में समझौता करेगी। तो आदरणीय बाबूलाल गौर जी ने उस एक्ट को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के से अलग कर लिया, उस एक्ट की पद्धति से, और उसका परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और राज्य सरकार अब ये कहती है कि एमपीआईआर एक्ट यहाँ लागू नहीं है,
चूंकि आपका मामला हाई कोर्ट में हम लोग जीत गए थे, हमारी यूनियन जो है इंटक हम लोग जीत गए थे क्योंकि हमको मान्यता थी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बरसों से मामला लंबित है, तो सरकार यह कहती है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है इसलिए यहाँ कोई एक्ट लागू ही नहीं होता, जबकि सरकार और प्रबंधन का ये कहना गलत है, क्योंकि जहाँ पर स्टेट का एक्ट लागू नहीं हो रहा वहाँ पे केंद्र का एक्ट जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू होगा। लेकिन ये प्रबंधन चूंकि चाहता नहीं है कि कर्मचारियों की बातों को सही तरीके से सही मंच पर निगोशिएशन करके निपटाया जाए, इसलिए सरकार और प्रशासन इन दोनों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। जी मिश्रा जी, एक जो राजेश जी ने एक बात कही है, जो ये तो खैर मुद्दा एक तरफ चला जा रहा है, मैं चाहूंगा कि उस तरफ भी कि किस तरह से ये जो लाइनमैन है जान पर खेल के हम लोगों के घर रोशन करते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे हो, एक तो ये सवाल है। दूसरा जो राजेश जी ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स, इनके बीच की जो एक खाई है, क्या वही वजह है बहुत बड़ी? लाइनमैन की सुरक्षाओं के लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है कि हम तकनीकी रूप से उनको सुदृढ़ बनाएं, हमारे तकनीकी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंटैक्ट, सुरक्षित और व्यवस्थित रहें, और एक टाइम फ्रेम प्रोग्राम बनाया जाए जिसके तहत एक पर्टिकुलरली एज के ग्रुप को डिसाइड किया जाए कि उस ही ग्रुप के लोगों के लिए लाइनमैन बनाया जाएगा, उससे नीचे और उसके ऊपर के लिए नहीं। मैच्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे परिवारों में भी हम देखते हैं कि जिस प्रकार से माँ बाप बच्चे को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बच्चा वैसा ही डेवलप होता है। जब तक हमारे जो सीनियर लाइनमैन हैं उनके पास एक कैडर का लोग नहीं होगा, कैडर के व्यक्ति नहीं होंगे, तब तक उनको वो ट्रेंड नहीं कर पाएंगे। वो अकेला व्यक्ति कहाँ तक काम करेगा? ये कहना कि हमारे पास पद रिक्त नहीं है, पद खत्म हो गए हैं, हम आउटसोर्स जिनको कर रहे हैं, आउटसोर्स में हम क्या करते हैं, कितने आदमी आप हमको देंगे? उन्होंने कहा कि हम आपको 100 आदमी देंगे। इस एजुकेशन के, इस ज्ञान के आप हमें 100 आदमी दीजिए। आप किसी भी सेक्शन के, किसी भी डिवीजन, किसी भी चीफ इंजीनियर के कार्यालय में जाके देख लीजिए, 100 आदमी अगर उन्होंने देने का बोला है तो 100 आदमी तो होंगे, लेकिन जो एजुकेशन है उस एजुकेशन के 100 आदमी नहीं होंगे। जी उन्हें 100 से मतलब है, इस बात से मतलब नहीं कि वो किस काम के, मतलब भ्रष्टाचार है डेफिनेटली, नंबर 1। नंबर 2, हमने अपने आप को बचाने के लिए कि कल अगर हमारे डिपार्टमेंट के व्यक्ति का अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इसकी जवाबदेही हमारी होगी। पत्रकार महोदय हमसे पूछेंगे, टीवी चैनल हमसे पूछेंगे, और हमको गवर्नमेंट पूछेगी कि आपका मैनेजमेंट कितना घटिया है जिसके तहत आपके यहाँ लोग मर रहे हैं। उसका हमने तरीका क्या निकाला? आउटसोर्स दे देते हैं और सारी जवाबदारी उस ठेकेदार को दे देते हैं जिसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं कि भाई आप जानिए, आप इसका बीमा कराइए, आप इसको टीएनपी दीजिए, आप इसको औजार दीजिए, आप इसको हथियार दीजिए। हमें आदमी के जान माल की चिंता नहीं है, हमें इस चीज की चिंता है कि किस तरह हम अपनी व्यवस्था में अपने आप को सुरक्षित और व्यवस्थित रख सकते हैं। ये सबसे सुंदर तरीका है अपनी जिम्मेवारियों से बचने के लिए। अब बात आते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए। नहीं, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के जाने से पहले हमारा एक छोटा सा सवाल ये है, जो आउटसोर्सिंग के लिए जो टेंडर होते हैं, जो जिस एजेंसी को भी दिया जाता है, उसका फंड कितना होता होगा? और अगर हम एमपीईबी खुद अपने कर्मचारी को नियुक्त करती है, उसकी पूरी सुविधा का ध्यान रखती है, तो क्या इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है पैसे में? ना, बिल्कुल नहीं, बल्कि बचत है। आप एक बात सोचें, आउटसोर्स में हमने 100 आदमी आउटसोर्स किए, वो आदमी कोई 6 महीने काम कर रहा है, हमने रिप्लेसमेंट में दूसरा दे दिया, कोई साल भर काम कर रहा है, हमने रिप्लेसमेंट में दूसरा दे दिया। हमारे पास उसका ट्रेनिंग का कोई सोर्स नहीं है। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को हम लगा रहे हैं तो उससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट परमानेंटली डिपार्टमेंट में वर्क करेगा, उसका एक्सपीरियंस उसके साथ चलेगा, वो एक्सपीरियंस अपने वो डाउन लाइन के कर्मचारी जो उसके साथ काम कर रहे हैं उनको वो फीड कर सकता है। ही इज आंसरेबल एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल। आप उसको आंसरेबल बनाइए ना, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाइएगा ना, उसको इस बात की ताकत दीजिए कि अगर उसके पास सुरक्षा व्यवस्था के उपकरण नहीं है काम करने के लिए, वो मना कर सके, वो इनकार कर सके। उसकी बात सुनिए।
साल भर में 2 साल के अंदर जो टीएनपी मिलती है, साल भर में जो टीएनपी मिलती है, 2 साल में जो टीएनपी मिलती है, उसकी लॉग बुक बनाइए, लॉग बुक में उसको जारी कीजिए, इसको इश्यू कीजिए। अगर वो खोता है उसकी जवाबदारी दीजिए कि फिर आपको खरीदना पड़ेगा, ये उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम उसको सुरक्षा उपकरण तो दीजिए। उसको कम से कम ये तो देखिए कि वो 5 साल 10 साल काम करे उस जगह के लिए, उसका एक्सपीरियंस डाउन लाइन के लोगों में काम आएगा। ये आउटसोर्सिंग ऐसे काम के लिए, पानी पिलाने के लिए बाबा का आउटसोर्सिंग भर्ती कर दिया, ये तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे काम के लिए जो बेसिकली तकनीकी काम है, उसके लिए आउटसोर्सिंग किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। और मौत का खेल खेल रहा है, और वो डायरेक्टली जो मौत से आप किसी इंसान को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को बचा के, इससे ज्यादा तो गिरा हुआ काम मैं समझता नहीं हूं कि दुनिया में कोई सा होगा। मैंने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसी व्यवस्था जनरेट कर ली कि किसी इंसान की जान जाती है तो बेहद चली जाए, लेकिन मैं सुरक्षित रहूं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। क्या वो आउटसोर्सिंग करने वाला ठेकेदार, क्या उनको कंपनसेशन देता होगा? आपकी जानकारी में है कुछ ऐसा? जहां तक मैं समझता हूं कंपनसेशन केवल दिखावे का काम होता है ठेकेदारों के माध्यम से। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि कंपनसेशन लेने और देने की जो प्रक्रिया है वो इतनी ज्यादा क्लिष्ट है कि ठेकेदार एक ताकतवर आदमी होता है, जिस प्रकार से डिपार्टमेंट एक ताकतवर विभाग होता है। डिपार्टमेंट 10 रुपए के केस के लिए 10 लाख रुपए वकील को खर्च कर सकता है, लेकिन 10 रुपए किसी को नहीं देगा। सेम इज दी कंडीशन विद ठेकेदार। अगर वो 1 को देगा 4 को और देने पड़ेगा। केस चलना है कोर्ट में, चलने दो, भागने दो। वो बेचारा जिसको खाने के लिए पैसे नहीं है, जिसको नौकरी चली गई है, जिसका एक्सीडेंट होकर वो अपंग हो गया है या उसके परिवार का सदस्य चला गया है, वो अपने परिवार का पेट भरेगा कि अदालत में जाके केस लड़ेगा। और केस लड़ने पे वो जीत भी गया तो कहां से जीतेगा? छोटी कोर्ट से जीतेगा, फिर बड़ी कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कहां तक जाएगा? अल्टीमेटली उसका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार से यहाँ पे कंपनसेशन देने का कोई प्रावधान है। अगर कंपनसेशन देने का प्रावधान कागजों में तो है, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल तरीके से कोई प्रावधान होता तो आपके न्यूज चैनल और अखबार वाले पूरे की पूरी लिस्ट तो कम से कम देते कि आज इसको इतना कंपनसेशन मिला। अभी तक ये आता है कि कंपनसेशन का सरकार ने आदेश दिया। सरकार आदेश देती है, लेकिन वो मिलता कहाँ है? नहीं मिलता लोगों के लिए। इसलिए ये समझना कि ठेकेदार कंपनसेशन समय दे रहा कम है, हो रहा है गलत मिश्रा जी। तब मैं थोड़ा सा संक्षेप में ये टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी जानना चाहूंगा। टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट का सवाल यह है कि सीधी सी बात यह है कि हर काम के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकता। विद्युत कंपनियां, विद्युत विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है जितना महत्वपूर्ण विभाग इस देश का या प्रदेश का या धरती का कोई भी नहीं है। उसका कारण है, मैं बताता हूं आपके लिए, इसके लिए कि कोई मैं घमंड से बोल रहा हूं। उसका कारण मैं बताता हूं कि बिजली का उपभोक्ता इस प्रदेश को झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति और इस प्रदेश पर शासन करने वाला व्यक्ति भी है। आप देखिए कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है। एक झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति में समझ नहीं होती, लेकिन प्रदेश पे शासन करने वाले व्यक्ति के पास शिक्षाविद होते हैं, उसका अपना ज्ञान होता है, उसका अपना प्लेटफॉर्म होता है। तो ऐसे विभाग के लिए केवल एक एडमिनिस्ट्रेटर चला सके प्रॉपर तरीके से, यह संभव नहीं है। टेक्निकल विभाग के लिए टेक्निकल व्यक्ति ही चला सकता है। सिस्टम यह करना चाहिए कि हमने कंपनियां बना दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 कंपनियां बनाई हैं मध्य प्रदेश में, 6 की जगह 36 बना दें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हर कंपनी का जो कर्ता धरता है, जो इंचार्ज है, वो बाकायदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास किया IIT ओन्ड व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी तनख्वाह किसी भी IAS से ज्यादा होना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेटर रखने का इतना ही शौक है तो उस इंजीनियर के अंडर कंट्रोल में एक IAS रख दीजिए जो विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव करता रहेगा। लेकिन पूरा का पूरा विभाग किसी भी इंजीनियर के पास होना चाहिए, जिसके पास बेसिकली इंजीनियरिंग की डिग्री है। वो बिजली को समझता है, वो बिजली को जानता है, वो ये जानता है कि ये छुपी हुई जो कला है बिजली के अंदर, जो इंसान को दिखती नहीं लेकिन पूरी तरह तबाह कर देती है, मार देती है, और उससे केवल एक व्यक्ति नहीं मरता, उसका पूरा परिवार मरता है। इसके लिए हमें टेक्नोक्रेट्स की आवश्यकता है, और आज नहीं तो कल सरकार को वो व्यवस्था जनरेट करनी पड़ेगी। ये IAS द्वारा चलाया ही नहीं जा सकता। जी गौतम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि जो जिस तरह से जो उपकरण है उनके आधुनिकीकरण की तो बात अलग रही, घटिया जो उपकरण खरीदे जाते हैं, क्या खेल होता है? थोड़ा हम हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किस तरह इस खेल होता है। दूसरा, आपकी नजर में कितने ऐसे परिवार होंगे जो आज सड़क पे हैं, जो इस पे करंट लगने से जो तार में झूल गए, खंभे में चिपक गए, ऊपर से गिर के नीचे मर गए? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है पूरे प्रदेश में अभी भी
लगभग 5000 से ज़्यादा लोग हैं जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। करीब करीब 400 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। जबलपुर के अंदर शक्ति भवन पे अनुकंपा नियुक्ति के जो पात्र लोग हैं वो बैठे हुए हैं कि हमको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार उसको सुन नहीं रही है। जहाँ तक आपने बोला कि औजारों की, उपकरणों की खरीदी का क्या होता है, ये सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि किस प्रकार से खरीदी होती है और किस प्रकार तक उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। आप अखबार में देखते होंगे, आप जो लगातार विजुअल यहाँ पे दिखा रहे हैं उसमें आपको जो दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी है उसके सिर पे हेलमेट नहीं दिख रहा होगा, आसपास कोई हाइड्रोलिक ट्राली नहीं दिख रही होगी। ये प्रमाणित कर रहा है कि बगैर सुरक्षा उपकरणों से लोग काम कर रहे हैं, और अगर खरीद रही है सरकार और ये व्यवस्था और प्रशासन उसको खरीद रहा है तो वो सुरक्षा उपकरण जा कहाँ रहे हैं, जब हमको सारे के सारे दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी न हेलमेट दिखता है, न प्लास दिखता है, कोई चीज़ नहीं दिखती। और आए दिन हम दुर्घटना में देखते हैं कि झूला खिसक गया इसलिए वो व्यक्ति गिर गया। तो ऐसा कैसा झूला खरीदा जाता है जो खिसक जाता है, जो टूट जाता है और जिसके कारण हमारे साथी की मृत्यु हो जाती है। नहीं तो गौतम जी, यहाँ आपके नॉलेज में है क्या, ये उपकरण खरीदने के लिए कितना फंड लगभग जाता होगा? नहीं, ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की खरीदियों में कई बड़े स्तर के हमारे अधिकारी जो हैं वो जेल भी गए हैं। मीटर खरीदी के मामले में आपने देखा होगा। नहीं, हम यहाँ लाइन मैनों की बात, यहाँ जान की बात है। ऐसे ही जो खरीदी जो होती है उनमें निश्चित तौर पर ये सारी जनता जानती है किस प्रकार की खरीदियाँ होती हैं, और अगर अच्छे स्तर की होती है खरीदी तो इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। क्या इस मुद्दे पे क्या आंदोलन भी किया? आप यूनियन लीडर हैं, आपने आंदोलन भी किया, कभी किसी तरह का आश्वासन कांग्रेस शासनकाल से अभी तक कुछ मिला, उसमें कोई यथार्थ में तब्दील हुआ? देखिए, हम हर स्तर पर जहाँ भी इन मांगों को उठाते हैं उसमें मुख्य रूप से हमारी मांग ये एक विषय ये भी महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन हर स्तर पर यही कहा जाता है कि नहीं वो फलाने स्तर पर खरीदी हुई है, सब ठीक चल रहा है, सबको दिया जा रहा है, लोग पहनते नहीं है। ये सब गलत कहा जाता है। हम लोग हर स्तर पर उठाते रहते हैं और इन बातों को, इसी प्रकार की बातों को लेके, अनुकंपा नियुक्ति और सुरक्षा की चीज़ों को लेके हम लोग 2 तारीख को पूरे प्रदेश में हमारा जो संगठन है वो हड़ताल करने जा रहा है। सारे लोग हड़ताल पे रहेंगे 2 तारीख को, तभी सरकार हमारी सुनने वाली है, क्योंकि लगातार बैठकों पे और चिट्ठियों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, बहुत हल्के तौर पर लिया जाता है, इसलिए हम लोग आंदोलन की तरफ भी आगे बढ़ गए। गौतम जी, एक और यहाँ सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, हम शायद चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, वो लोग जो आउटसोर्सिंग करके भी व्यक्ति वो लाइनमैन बनते हैं जो कर रहे हैं, क्या आपके नॉलेज में वो व्यक्ति भी आए हैं, वो पीड़ित भी आए हैं? जो जिस तरह से, ये तो एक छोटा सा नमूना दिखाया है मैंने आपको, 1-2 ऐसे आए दिन होते रहते हैं, तो उनको कुछ मुआवजा दिया जाता है इनके द्वारा? देखिए, 3 प्रकार की बातें जो मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में रिपोर्टिंग की बनती है एक्सीडेंट की। एक तो वो जो विद्युत दुर्घटना में डिपार्टमेंटल कर्मचारी मरे हैं, दूसरे वो आउटसोर्सिंग वाले, हाँ, दूसरे आउटसोर्सिंग वाले, ये आंकड़े बताते हैं। हम पिछले 2000 से लेकर अभी तक देख रहे हैं लगातार कि जो डिपार्टमेंटल कर्मचारी नहीं है उनकी संख्या बढ़ रही है और डिपार्टमेंट वालों की यथास्थिति है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटसाइडर बताए जा रहे हैं वो आउटसाइडर ना होके वो एक्चुअली आउटसोर्सिंग के लोग हैं जो दुर्घटना में मृत हो रहे हैं। और होता यह है कि जब उसका पुलिस केस होता है और ठेकेदार एन प्रकार हमारे यहाँ के लोगों से मिलकर खुद उनको बेचारे उसके परिवार वालों को दबा के उस केस को ऐसा बताने की कोशिश करता है कि ये जिस दुर्घटना का शिकार हुआ उस काम के लिए उसको हमने लगाया ही नहीं था। पहली चीज तो वो ये कहते हैं। दूसरी चीज उसको ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि दुर्घटना जो इसके द्वारा सुरक्षा मानकों का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया है, इसलिए ये दुर्घटना का शिकार हुआ, इसलिए इसको कम कंपनसेशन देना चाहिए। तीसरी बात, जब कंपनसेशन की बात आती है तो किस प्रकार से उस कंपनसेशन जितनी उसको क्षति हुई है उसको कम करके बताया जाए। एक तो मृत्यु हो गई तो उसकी गलती बता दी जाए, अपंग हुआ है तो कम क्षति बताई जाए। इस प्रकार से वो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो है वो परेशान होता रहता है और उसको उसकी जो शिकार हुआ है उसका मुआवजा बहुत कम मिल पाता है। जी, अब मैं चूंकि राजेश जी के पास चलूंगा, उसके पहले छोटा सा आपसे एक और सवाल है गौतम जी। ब्यूरोक्रेट्स बेहतर हैं एमपी, मतलब इस विभाग को चलाने के लिए, कि टेक्नोक्रेट्स? देखिए मेरा जो अनुभव है, मैं लगभग 34 साल से इस बिजली के सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैंने 2 चीजें देखी हैं। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको प्रशासन चलाना है, उनको देखना है कि खर्चे कम हो और प्रशासन तंत्र मजबूत हो, ये उनकी धारणा है। जो हमारे टेक्नोक्रेट्स, जो हमारे भाई हैं, बड़े भाई, जो उनको मैं देख रहा हूँ
कि वो असिस्टेंट इंजीनियर से भर्ती होते हैं। नहीं, हम बेहतर कौन है, किसके बेहतर हाथ वो में होना उसी चाहिए? बात पे आ रहा हूँ कि क्यों बेहतर है ये बताना आवश्यक है। नहीं, बेहतर किसके हाथ में होना चाहिए, संक्षेप? हाँ, वो इसीलिए कि उनके पास इस विभाग का जब 30 साल 32 साल का अनुभव हो जाता था, तब वो जाके इस विभाग के चेयरमैन और मेंबर बना करते थे। इसलिए उनको मालूम था कि वो जो भी निर्णय लेंगे नीचे के स्तर पर उसका क्या असर होने वाला है और क्या टेक्निकली बहुत जरूरी है। तो मेरा भी ये मानना है कि टेक्नोक्रेट्स इस विभाग को ज्यादा अच्छी तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में इस बात को माना गया है कि हमारी डिग्री से ज्यादा हमारा अनुभव हमको जो है वो हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज होता है। इसलिए अनुभव इन लोगों में विभाग का बेहतर है। आपकी नजर में टेक्नोक्रेट ज्यादा बेहतर है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, राजेश जी हम आपसे भी जानना चाहेंगे पूरी बहस का एक संक्षेप निचोड़ आपका क्या है? जी देखिए, ये सारी चीजें चल रही है, अगर इसके आप निचोड़ की बात करेंगे तो जो हमने निजीकरण की जो अंधी दौड़ में हम जो शामिल हुए हैं, उसमें हमने बिजली जैसे मुद्दे को भी दांव पर लगा दिया है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को, और उसमें हजारों जानों को दांव पर लगा दिया। जो बिजली के खंभों पे जाके मरते हैं वो तो अलग चीज है। जो अभी अगर आप एक सर्वे करा लें तो बिजली कंपनियों में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं, बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, उनकी आप शारीरिक और मानसिक स्थिति का अंदाज लगा लें तो बहुत भयावह नतीजे आएंगे। ना जाने कितने तो लोग डायबिटीज, हाइपरटेंशन और इस तरह से बीमारियों से ग्रस्त हैं, कईयों की वहाँ डेथ भी होती है। तीसरी चीज ये कि जो आपके जो बड़े बड़े सब स्टेशन बने हुए हैं, वहाँ पर जो रेडिएशन के खतरे हैं, ये तो एक मौत हो गई जो तत्काल होती करंट से, जो एक धीमी मौत मर रहा है उसके रेडिएशन के कारण, उसकी क्या सिक्योरिटी के इंतजाम है? कोई चीजों को नहीं देख रहा। सिर्फ खर्चे कर्मचारी के मैन पावर के नाम पर खर्चे कम करो, बाकी जहां जितने लुटाना हो उसको लुटाइएगा, जहां जितनी कमीशन खोरी करना है, खरीदी में, बिजली खरीदी में, उपकरण खरीदी में, ट्रांसफार्मर और जो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दिया गया है, और उनके ऊपर साजो सज्जा से लेकर सारे, और जो वहां पर कार्यरत जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर राजनीतिक नेतृत्व का सीधा नियंत्रण नहीं रह गया है। और टेक्निकल मैटर्स होते हैं, वो नीचे से टेक्निकल मैटर आते ही नहीं, उनकी तकनीकी खामियां जो ये पाठ पढ़ा देते हैं नेताओं को, वो पढ़ लेते हैं। जो नेताओं को मन का कुछ होता है तो कर देते हैं। जिनने का किसी को आउटसोर्सिंग का ठेका दे तो दे दिया, साहब खुश, बाकी जो है उनकी जिंदगी मुस्कुरा उठी। सब ये खेल चल रहा है। बाकी हजारों लोग जो है किसी तरह के परिवार जो है जिस विद्रूपता में विसंगतियों का शिकार हो रहे हैं, होते रहे, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस निजीकरण की अंधी दौड़ में दौड़ना है और बिजली जैसे मुद्दे को हम दांव पर लगा रहे हैं और आम उपभोक्ताओं के पॉकेट पर डाके देने की कार्रवाई है। जी मिश्रा जी, चलते चलते हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस विभाग में रहे हैं, क्या जो ऐसी भी घटनाएं होती है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई अपाहिज हो जाता है, तो क्या ऐसा भी होता है कि जो अपाहिज हो गया वो काम करने लायक नहीं है तो उसकी तनख्वाह बंद कर दी जाती है, उसको बाहर कर दिया जाता है? ना, वो डिपेंड करता है कि उसको जो एक्सटेंट ऑफ डैमेज है वो किस प्रकार का है। जी, एक्सटेंट ऑफ डैमेज कई प्रकार का हो सकता है बॉडी के अंदर, और उसके हिसाब से जरूरी नहीं है कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। ये जरूरी भी नहीं है कि एक्सटेंट ऑफ डैमेज होने के कारण उसको नौकरी पर रखा जाए, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो कार्य के दौरान हुआ है, काम करने के दौरान हुआ है, तो विभाग को उसको इतना भान तो उसके परिवार को दिलाना चाहिए कि इतने वर्षों तक आपने इस विभाग की सेवा की है, इस पब्लिक की सेवा की है, हमारे प्रदेश से जुड़े हुई व्यवस्था की सेवा की है, हम आपके साथ हैं। इसलिए जो कंपनसेशन हो उसको कंपनसेशन प्रॉपर मिले। उसके लिए जो भी अगर किसी को नौकरी दिया जाने का प्रावधान है तो वो नौकरी तुरंत दी जाए। सरकार का ये कहना कि हमारे पास जगह नहीं है, जगह होगी तो देंगे, आउटसोर्सिंग किसके लिए कर रहे हो? अगर जगह नहीं है तो हजारों की आउटसोर्सिंग कर रहे हो, 2 आदमियों को आप नौकरी नहीं दे सकते। आपने बताया 460 465 का आंकड़ा है। अरे 465 लोगों को नौकरी नहीं दे सकते इतने बड़े प्रदेश में? शर्म आती है ये सुनते हुए और कहते हुए। बीजेपी बोलती है आप दीजिए, कांग्रेस बोलती है आप दीजिए। अरे भाई, उसको बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये व्यक्ति का मुद्दा है, ये इंसानों का मुद्दा है। और सुरक्षा उपकरण कोई महंगा आइटम नहीं है। आपने अभी कहा था कि खरीदे में कितने खरीदे जाते हैं, कितने नहीं खरीदे जाते। गौतम जी से पूछा आपने? जी, आपसे पूछ लेता हूं। गौतम जी ने बहुत अच्छा जवाब उसका दिया कि इसको उनकी जानकारी नहीं है। वो इसलिए उनको इस चीज की जानकारी नहीं है कि ईमानदारी से सुरक्षा उपकरण खरीदे ही नहीं जाते। मैं लाइन में रह चुका हूँ, मैं डिविजन्स में रह चुका हूँ, मैं सब जगह रह चुका हूँ, हर चीज को देख चुका हूँ मैं। इसका मद इतना कम होता है, इम्प्रेस से खरीद लीजिए, प्लायर चाहिए 2 इम्प्रेस से खरीद लीजिए, 100-150 रुपए का आता है, खरीद लीजिए इम्प्रेस से। अरे ये कोई तरीका है काम करने का? ये बिल्कुल घटिया और बेहद शर्मनाक तरीका है
कि हम लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरीकों को हमें इंसानियत के नाते ही बदलना चाहिए, विभाग के नाते बदलें या ना बदलें। मेरी सभी से करबद्ध प्रार्थना है, विभाग से जुड़े हुए सारे अधिकारियों से, चाहे वो किसी भी रैंक के हों, इंसान की जान अगर चली जाती है, उसके शरीर से उसका कोई अंग चला जाता है, तो वो कभी वापस नहीं आता। ये छोटे लोग हैं, ये मेहनती लोग हैं, ये सारे दिन ये उस समय आपकी सेवा करते हैं जिस समय आप अंधेरे में बैठे रहते हैं और गालियां देते हैं विभाग के लिए कि बिजली जल्दी नहीं आ रही है। ये चढ़ के लाइन के खंभों पे काम करते हैं आपके लिए। कम से कम इतना तो करें उनके साथ कि उनका परिवार दुखी ना रहे। जी, चूंकि हमारा समय समाप्त हो गया है, मिश्रा जी आपने हमारे साथ जो आपने अपना अनुभव साझा किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी, आप कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, लाइनमैनों के लिए लड़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, उनको हक दिलाइए। आपने यहाँ अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आपने अपनी टिप्पणी जो दी